बेटा चेक करो, आवाज आ रही है? बेटा चेक करिए। गुड मॉर्निंग। चेक कर लीजिए। गुड मॉर्निंग आपको। एक बार ऑडियो वीडियो अगर आपको आ रही है तो एक बार हाँ यस थम्स अप बता दीजिए। और हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? डिले क्यों हुआ बता देते हैं बेटा। थोड़ा सा शेड्यूल सबका हिला हुआ है ना। काफी ज्यादा सब लोग आपके लिए लेक्चर्स डाल भी रहे हैं और एफर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से डिले हुआ। पर इसमें एक बढ़िया क्वेश्चंस कराएंगे आपको। जो भी क्वेश्चंस हम लोग कराने वाले हैं उसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ध्यान से अपने एक रफ कॉपी अपने साथ रख लो, और साथ में जैसे ओएमआर था वो रख लो। लेक्चर को स्टार्ट करें। 1 मिनट दो बस मुझे, बस चैट में बता दो क्या आपको आवाज आ रही है। अच्छा। काफी सारे बच्चे बैचेस के बारे में भी पूछ रहे हैं बेटा, सब बता देंगे आपको, ठीक है? कि क्या है, कैसे करना है आपको। तो और प्रॉपर एक डायरेक्शन के साथ मूव करेंगे। कंप्लीट बॉटनी का मतलब कि इन 15 दिन में कैसे रिवाइज करना है उसका एक कुछ लेकर आ रहे हैं। कंप्लीट जूलॉजी कैसे रिवाइज करनी है उसके लिए लेकर आ रहे हैं, ठीक है? परिवर्तन सीरीज के अंदर ही लेकर आ रहे हैं, ऐसे नहीं कि कुछ नया स्टार्ट कर देंगे। और इसके साथ जो 2024 के लिए भी बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए भी कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, ठीक है? हाँ। तो जो जो बच्चे 2024 के लिए पूछ रहे हैं और जो इस बार नीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए और क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें बताएंगे। पहले आप ये बताओ कि सारा आपको आवाज आ रही है? अच्छा, इसका वन शॉट कब आएगा बेटा? वन शॉट आएगा इसका, ठीक है? वन शॉट आएगा इसका, आज आ जाएगा वन शॉट। सर तो इसको पहले क्यों नहीं दिया बेटा? एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम सब स्टूडियोज भी बहुत मुश्किल से लगा रहे हैं, ठीक है? और उसके साथ साथ सब लोग चाह रहे हैं कि जो जो चीजें प्रॉमिस की हुई है उसको देना स्टार्ट करें। आप में से बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है पॉडकास्ट की कि सर आपने स्टार्ट किया और हमें मिलेगा, और भी मतलब आपने एक कराया और भी करा दो, और सर को भी बोलो, तो बिल्कुल कराएंगे, ठीक है? आज और कल से आपके रेगुलर पोस्ट का मतलब दिन में 2 या 3 भी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? हाँ। सिलेक्शन बॉक्स बेटा कल लेक्चर में दे दूंगा। सिलेक्शन बॉक्स का मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसे मतलब चीजें हो जाती हैं जिससे हम परेशान हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपका सपोर्ट हमारे पास है, ठीक है? और उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ। वॉइस कम आ रही है? वॉइस ठीक है बेटा, वॉइस कम तो नहीं आ रही है, वॉइस ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में भी दे दिया करें, ठीक है? मैं एक काम कर देता हूं, आपका कंटेंट का एक अलग टेलीग्राम चैनल बनवा देता हूं जिसमें सिर्फ कंटेंट पोस्ट कर देंगे, आप वहां से ले लिया करो, ठीक है? ये भी कर सकते हैं। बच्चे हिंदी मीडियम के लिए अभी बिल्कुल अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, पर करेंगे जरूर। मेरा पर्सनली है कि मैं हिंदी मीडियम के लेक्चर खुद भी रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए। ऐसा नहीं है मेरे को करना है, मैंने पढ़ाया भी था। जब स्टार्टिंग के टाइम पर हम जुड़े थे तो उस वक्त मैंने खुद से पढ़ाया था क्योंकि लोग कम थे, और मैं आगे बढ़ के हिंदी मीडियम के वालों के लिए भी मैंने काफी कुछ किया था। तो उस वक्त मैंने इंग्लिश ही मेरे को मतलब आता था, मैंने हिंदी देख कर खुद से पढ़ाई थी। पहले मैं खुद पढ़ता था, फिर हिंदी के उसको ट्रांसलेट करके खुद से पढ़ाता था उसे। हाँ, ठीक है। हाँ बेटा, वो एक समय था जब हमने 5-5 लेक्चर एक दिन में पढ़ाए थे, ठीक है? वही समय आज भी है, कोई ऐसा मतलब बदला नहीं है, ठीक है? लोग बदल जाते हैं लेकिन समय नहीं बदला है, ठीक है? हम आज भी उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी पहले करते थे। और एक चीज मैं फिर बोल देता हूँ, किसी पर ब्लेम लगाना बहुत इजी है, पर ये साबित कर देना कि यार उसने अपना नेचर बदल दिया। नहीं, क्या हम आराम से सोए रहते हैं? क्या हम आपको पूरा कंटेंट नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या हम आपके साथ नहीं खड़े हैं? ठीक है? तो नेचर बदला नहीं बदला, तो वो चीज होती है। ऐसा नहीं होता कि रातों रात कुछ चीजें बदल जाती हैं, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? चीजें धूमिल होती हैं, चीजें उतनी सामने नहीं आती। हम मतलब अपनी बात रखते हैं लेकिन कई बार सोचते हैं कि नहीं बच्चों का नुकसान होगा, लेकिन
लोग ऐसे आंखों में आंख डाल के जैसे झूठ बोल लेते हैं, उतना हमें आता नहीं है। और मैं फिर एक बात क्लियर आपसे बोल देता हूँ, सैलरीज सब लेते हैं, सारे टीचर लेते हैं। आपने खुद देखा है कि पर्सनल लेवल पर कौन ज्यादा एफर्ट करता है, और इसके अलावा मैं कुछ, क्योंकि मेरा कभी भी, मेरा पर्सनल लेवल पे अपना भी बोल रहा हूँ और अपने साथ के टीचरों का बोल रहा हूँ, मेरा कमिटमेंट सिर्फ बच्चे के साथ है, किसी कंपनी के साथ पहले भी नहीं था। ये मैं मतलब कभी भी बोल सकता हूँ कि मैं सिर्फ, क्योंकि मुझे पता है कि जो मैं सैलरी ले रहा था वो किसी बच्चे की फीस से आई थी, तो मुझे पता है वो उस चीज की वैल्यू। तो मेरा कमिटमेंट बच्चे के साथ है, ठीक है, मैं क्लियर हूँ इस बात को लेके, ठीक है, मैं उसके लिए कर सकता हूँ और इसलिए मैं करता भी था। अब ये जो मतलब चीजें, उसका एकदम जवाब आज बिल्कुल अगर दे पाए तो जरूर देंगे बेटा। पढ़ाते हैं। हाँ, हम सिर्फ, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि जहां भी मैंने पढ़ाया, आप एक भी बच्चा ऐसा नहीं ला सकते जो ये बोलेगा कि सर ने, इवन जो सिलेक्ट नहीं हुए, इवन जो वीक रह गए, इवन जो आज बीएससी कर चुके हैं, मेरे पास उन बच्चों के मैसेज आए, सर आप ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर ऐसा थोड़ी रातों रात नेचर बदल जाएगा। लेकिन हाँ, जवाब बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को थोड़ा सा सोच रहे थे, पर कोई बात नहीं, बता देंगे अपनी बात। बैचेज लाएंगे, ऐप बनाएंगे, हम भी पैरेलल पढ़ाएंगे, और कम फीस में, बहुत कम फीस में, या फ्री भी पढ़ाएंगे। सपोर्ट क्या मतलब, हम लोग कोई ऐसा थोड़ी है कि हमें आता नहीं है पढ़ाना, कंटेंट पे जीतेंगे बेटा। किसी पे आरोप लगाकर हम जीतते नहीं है, पहले भी नहीं जीते हमने, तो सिर्फ मतलब चलो ठीक है, बात करेंगे, जाने दो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पुराने बच्चों के मैसेज आए जो मतलब आज से 8 साल 6 साल पहले पढ़े, कह रहे सर आप और टीचर्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एफर्ट कर रहे थे आप लोग। तो सैलरीज तो वो लेते हैं जो, जिनको मतलब अपने काम से, हमें अपने काम से प्यार है, इसलिए हमारे कंटेंट में आपको दिखेगा वो। बाकी का जवाब तो बेटा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ, चलो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन ले लो, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। और मैं, आप खुद सोचो कि एक टीचर खुद से हैंड रिटन क्यों बनाएगा, खुद से अपने क्वेश्चंस क्यों बनाएगा, क्योंकि वो कंटेंट अच्छा देना चाहता है। अगर इतना लॉजिक और होना चाहिए लोगों में। चलो ठीक है, आओ जल्दी आओ बेटा। और मैं फिर बोल रहा हूं, जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं 1 साल 2 साल, जवाब दो, सिलेक्ट हो, और ये बताओ कि सर ने हमारे साथ डबल मेहनत करी थी। ऐसा नहीं कि सर ने ज्यादा मेहनत नहीं करी, और सबसे ज्यादा मेहनत करी थी सर ने, मैंने, एमडी सर ने, जिन लोगों ने आपके साथ पूरा कंटेंट पढ़ा है, उस चीज से जवाब देना आप जरूर से। चलो स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले बताओ नंबर, कोई बात नहीं, कई बार क्या होता है, हम लोग पिछले थोड़ा सोने का ही नहीं हो पा रहा है। नंबर ऑफ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, मेरी बात सुनो, आपके पास एडिनोसिन दे रखा है, देखो एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है सर, जल्दी जल्दी देखना सर, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर होता है, और शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस होता है। ये वाला बॉन्ड कौन सा है, एन ग्लाइकोसिडिक। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कब बनेगा, इस शुगर के 5' एंड पर, यहां बनेगा, यहां। क्या ये है, नहीं है, तो यहां पर आंसर आएगा 4। जल्दी जल्दी चलना, फास्ट चलेंगे, जल्दी चलेंगे बेटा, आपको समझ में आएगी, समझ में आएगी सारा। हाँ, और फिर बेटा आप एज अ स्टूडेंट फायदा लो ना, आपके लिए कितना अच्छा हो गया, सब लोग फ्री पढ़ा रहे हैं, सब लोग कंटेंट खूब पढ़ा रहे हैं, आप अपने लिए, कंपटीशन से फीस कम होगी, ये आपका फायदा है, मोनोपोली से फीस कम नहीं होगी। आप अपना प्रॉफिट देखो बेटा। आ जाओ। प्यूरिन इज 9 मेंबर डबल रिंग, 9 मेंबर मतलब ये ऐसी डबल रिंग है प्यूरिन, सही होती है, 9 मेंबर की डबल रिंग है। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम होते हैं सर, एक तो डीएनएज होता है, आरएनएज होता है, इसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, हाँ सर हमें ये याद है। फिर हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोटाइडेज होते हैं जो इंटेस्टिनल जूस में होते हैं, और न्यूक्लियोसाइडेज होते हैं, ये याद होना चाहिए बेटा, ये इंटेस्टिनल जूस में थे। तो जब साइडेज बना यूज करोगे, तो देखो टाइडेज किसको तोड़ेगा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड को, साइडेज किसको तोड़ेगा, सोचो सोचो सोचो, साइडेज तोड़ने वाला है हमारे पास, साइडेज जो है बेटा, साइडेज तोड़ेगा किसको, न्यूक्लियोसाइड को। तो क्या उसके डाइजेशन से प्यूरिन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो सबसे पहले डीएनए को तोड़ने के लिए डीएनए,
न्यूक्लियोटाइड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज, और फाइनली तुम्हारे पास न्यूक्लियोसाइडेज। कहां लिखा है? एनसीईआरटी में न्यूक्लियोसाइडेज डाइजेशन वाले में। क्लियर है? तो ये दोनों ठीक है, बोथ करेक्ट बेटा, बोथ ए एंड बी करेक्ट पूछा है ना, डी आएगा। समझ में आ गया? पूरा चैप्टर कराऊंगा वन शॉट बेटा। हम लोग वन शॉट रिकॉर्डेड क्यों डाल रहे हैं? लाइव देखेंगे बच्चे भी, वॉचिंग आएगी, खूब ज्यादा सब्सक्राइबर ऐड होते हैं लाइव पर लेने से, क्योंकि कंटेंट हम कुछ रिकॉर्डेड भी डाल रहे हैं ताकि कम टाइम में आपको जल्दी से ज्यादा कंटेंट मिल जाए और अच्छा कंटेंट मिल जाए, ये भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा। नंबर ऑफ फॉस्फो 200 बेस पेयर है बेटा, मेरी बात देखते हैं। ये वाली, ये दो तुम्हारे पास न्यूक्लियोटाइड चेन है, एक येरी, ठीक है, क्लियर है? 200 बेस पेयर है, ठीक है सर। उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बोला हुआ है, तो ये 5 डैश है, ये 3 डैश है, ये 3 डैश है, ये 5 डैश है। इसमें हमारे पास कितने आएंगे? 199 आएंगे। इसमें कितने आएंगे? 199 आएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होते हैं? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक होता है, इन दोनों के बीच में एक। अब इसके और इसके बीच में टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। तो इसका मतलब क्या है? मेरे पास लिखा है 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर का मतलब 200 न्यूक्लियोटाइड इसमें है, 200 इसमें है, उसमें से 199 इसमें हो गए, 199 इसमें हो गए, तो ये मेरे पास आ गया 398। आ रहा है समझ? जल्दी जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी फास्ट, चैटे कर दो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड इन एडीपी। देख बेटा एडीपी क्या होता है? ये तेरे पास शुगर है, ये एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है यहां पर, और यहां पर तेरे पास बेटा एक फॉस्फेट है, इसे ये यहां पर ये ए होगा, ये एडीपी का स्ट्रक्चर है। सॉरी, एक और फॉस्फेट लिख देते हैं, 2 फॉस्फेट है, तो एडीपी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये वाला एन ग्लाइकोसिडिक है, ये फॉस्फोईस्टर है, ये फॉस्फो एनहाइड्राइड होता है। तो इसका मतलब फॉस्फोईस्टर बॉन्ड कितने होते हैं? फॉस्फोईस्टर मेरे पास एक आएगा, फोर्थ का 1 आएगा। जल्दी जल्दी फास्ट, फोर्थ का मेरे पास 1 आ जाएगा। आगे चलो, नंबर ऑफ एच बॉन्ड प्रेजेंट इन 100 बेस पेयर। देखो ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल तुम्हारे पास क्या दे रखा है? 100 बेस पेयर डीएनए दे रखा है, ठीक है, और उसमें परसेंटेज ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine इज इक्वल। मेरी बात सुन, 100 बेस पेयर डीएनए दे रखा है ना, इसमें कह रहा है कि प्यूरिन बराबर में pyrimidine, तो पूछ रहा है कि एच बॉन्ड निकालना है। एच बॉन्ड निकालने के लिए मुझे ए और टी पता होना चाहिए, जी और सी पता होना चाहिए। इसमें क्या पॉसिबल है कि मैं ए और टी और जी और सी निकाल सकूं? जल्दी बताओ बेटा, पॉसिबल है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। बेटा आप देखो, चाहे मैं 200 बेस पेयर दे दूं, चाहे 400 बेस पेयर दूं, प्यूरिन हमेशा pyrimidine के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू 4 का। ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक और डाटा ना मिले कि मैं एच बॉन्ड निकाल सकूं, क्योंकि इतने डाटा से आपको ATGC नहीं निकाल पाओगे, इसलिए आंसर आएगा फोर्थ। बेटा जिन बच्चों ने ये खुद से हाफ करके किया नहीं होगा, आपको चाहे कितने बेस पेयर डीएनए दे रखा हो, कम से कम कोई एक दिया होना जरूरी है। अरे समझ में आया? समझ में आया? जल्दी बताओ। हाँ, तुमने कैसे किया? हाफ करके निकाल दिया होगा। हाफ करके कैसे निकाला होगा? हमने 50 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और फिर 50 को मल्टीप्लाई किया 3 से, पर 50 ले क्यों रहे हो? प्यूरिन pyrimidine के बराबर है, ये थोड़ी बोला है कि ए और जी और टी के बारे में। अरे ये मुश्किल क्वेश्चन है, ये नीट के हिसाब से मुश्किल क्वेश्चन है, आधे बच्चे गलत करके आएंगे इसे। रीजन क्या है तुम्हें ये समझना है, प्यूरिन तो हमेशा pyrimidine के बराबर ही होता है। हाँ आगे आ जाओ। टोटल मेरे पास क्या है बेटा? 10 टर्न है। 10 टर्न है किसके? बी डीएनए के। उसमें 20% गुआनिन है। 20% क्या है? गुआनिन है, सही है। एंड नंबर ऑफ साइटोसिन पूछा है, सी का नंबर पूछा है। 10 टर्न का मतलब होता है 100 बेस पेयर। 100 बेस पेयर का मतलब होता है 200 बेसिस। यहां तक कोई डाउट है? बता दो। 200 बेसिस है, 200 बेसिस में 20% गुआनिन है, इसका मतलब 40 हो गया जी। 20% समझ में आता है? 20% जी है, तो 40 हो गया मेरे पास जी। तो नंबर ऑफ साइटोसिन कितना आ जाएगा? 40 ही आ जाएगा। इसमें आंसर ठीक कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं। 20% गुआनिन दे रखा है बेटा, देख लो, खुद से देख लो।
10 टर्न बी डीएनए है, ठीक है, उसमें कितने बेस पेयर है, एक टर्न में 10 बेस पेयर, तो 100 बेस पेयर, 200 बेसिस हो गया। 20% गुआनिन का मतलब क्या हो गया, 40 गुआनिन है, तो 40 ही साइटोसिन होंगे। आंसर ठीक कर लो, इसमें करेक्शन है सेकंड। हाँ, अरे जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कैसे करना है, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। ऐसा क्वेश्चन आता है नीट में जिसमें ATGC का कुछ निकालने को बोलता है, 4 गाफ रूल लगा के करते हैं। ठीक है सर, आगे चलो। टोटल लेंथ कितनी दे रखी है, देखो 680 नैनोमीटर दे रखी है। आप में से किसको किसको ये पता है कि मेरे पास 0.34 नैनोमीटर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेस पेयर से तो लेंथ आ जाएगी। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। हाँ सर, तो टोटल कितनी दे रखी है, 680 नैनोमीटर लेंथ दे रखी है। तो नंबर ऑफ बेसिस एंड टर्न प्रेजेंट, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर लेंथ दे रखी है उसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, बेस पेयर आ जाएगा। तो बेस पेयर क्या आ जाएगा, लेंथ डिवाइडेड बाई 0.34 आ जाएगा। क्या समझ में आ रही है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया जरा देख लेते हैं, लेंथ कितनी आ गई, 680 डिवाइडेड बाई 0.34 नैनोमीटर, यहां से 100 लगा देंगे, ठीक है, 2, तो ये 2000 बेस पेयर आ। अच्छा, अगर बेस पेयर को 10 से डिवाइड करूंगा तो टर्न आ जाते हैं, नहीं तो इसमें क्या क्या पूछा है, नंबर ऑफ बेसिस ले लो या बेस पेयर। अच्छा, बेसिस की बात कर रहे हैं, बेस पेयर नहीं, तो 2000 बेस, देखो 2000 क्या आ गए, बेस पेयर आ गए, जो बराबर में है 4000 बेसिस के, ठीक है। और टर्न कितने आएंगे, जितने बेस पेयर होते हैं उसको 10 से डिवाइड करूंगा तो टर्न आ जाएंगे। तो आंसर थर्ड आएगा। किस किस का सही है चैट में बताओ। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी गलती है, जल्दी जल्दी बताओ चैट में। बेटा ये तब आता जब यहां बेस पेयर लिखा रहता। क्या लिखा है, क्या लिखा है, बेसिस लिखा है, तो उसको डबल करना पड़ेगा। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेसिस एंड बेस पेयर, बेसिस सिंगल चेन में होते हैं, बेस पेयर मतलब डबल चेन में। हाँ, किसका किसका गलत हुआ, भावेश गलत, हाँ सही है मेरा, पंकज। अच्छा, आपको बेटा मुझे एक कंबाइंड डीपीपी देनी है इकोलॉजी की, पर उसके क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होंगे, तो अगर आप चाहोगे मैं एक पूरा सेशन लगा दूंगा लाइव जिसमें मैं उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो आप चाहोगे तो इसको कर देंगे, और आपको वो डीपीपी भी मैक्सिमम 1 से 2 दिन में दे देंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। हाँ, आगे चलेंगे, आगे चलो। देखो ये स्टेटमेंट दे रखे, स्टेटमेंट देखते हैं, पढ़ो ध्यान से। देखो सबसे पहले तो क्या किया करो, अपनी पेंसिल लेकर उसमें कर लिया करो, इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है, एक तरीका ये भी होता है, ठीक है। अब आ जाओ, हिस्टोन है पॉजिटिव चार्ज, ये पूछा है करेक्ट और इनकरेक्ट। डीएनए है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव किसकी वजह से होता है डीएनए में, फॉस्फेट की वजह से। पॉजिटिव किसकी वजह से होता है, बेसिक अमीनो एसिड की वजह से। ये भी दिमाग में रहना चाहिए आपको, सही है सर। उसके बाद आ जाओ, एडिनोसिन हैव नेगेटिव चार्ज, ऑल न्यूक्लियोटाइड्स हैव नाइट्रोजिनस बेसिस, ये तो ठीक लग रहा है। अब एडिनोसिन क्या है, शुगर है, शुगर के साथ नाइट्रोजिनस बेस में ए दे रखा है, तो क्या इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव तब तक नहीं आता जब तक फॉस्फेट नहीं आता, तो नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता, थर्ड आएगा। और सभी न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, सही है। अरे समझ में आ रहा है। अच्छा बेटा, आपको संकल्प नाम से है टेलीग्राम चैनल, वो पता चल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्म में क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। आपके पास मान लो ये सेल है, मैं यहां पर बात कर देता हूं, मान लो यूकैरियोट की बात कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा पूरा कर देते हैं, न्यूक्लियस है। अब अगर आप ध्यान से देखो, न्यूक्लियस के अंदर रेप्लिकेशन भी होती है, हाँ सर, और क्या होती है, रेप्लिकेशन के अलावा ट्रांसक्रिप्शन भी होती है, सही है सर। क्वेश्चन की ग्रेविटी समझना, क्वेश्चन की गहराई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन अगर होगी तो रेप्लिकेशन कौन कराता है, डीएनए पॉलीमरेज कराता है, डीएनए पॉलीमरेज कराता है। ट्रांसक्रिप्शन कौन कराता है, आरएनए पॉलीमरेज कराता है, आरएनए क्या करता है, पॉलीमरेज कराता है। यहां तक समझ में आ रही है, बोलो जल्दी से, ठीक है। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब
डीएनए पर देखो, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए पॉलीमरेज ये नहीं हो सकता, ये न्यूक्लियस के अंदर होगा। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये नहीं हो सकता। अब ये आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए ये चाहिए। अच्छा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से कौन सा डीएनए बनता है, सी डीएनए। तुम्हारे पास कहीं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होती है? चेक करते हैं, चेक करते हैं तुम्हारी नॉलेज को। बताओ मुझे कहां लिखा है एनसीईआरटी में कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होती है? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, दिमाग में लाओ, कहां लिखी है? कहीं लिखा है एनसीईआरटी में? जल्दी, कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होती है, जल्दी बताओ, जल्दी, फास्ट, जल्दी। सी तो है आंसर। ह्यूमन हेल्थ में, बहुत शानदार। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो जो एचआईवी की लाइफ साइकिल है वहां बना हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, किसमें, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, बहुत बढ़िया। बायोटेक में सी डीएनए की बात करी है, जीन थेरेपी में उसने बोला है सी डीएनए। सी डीएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। वट इज सी डीएनए? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनता है। जो एडीए की डेफिशिएंसी होती है ना जीन थेरेपी में, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री सी डीएनए यूज करते हैं। हां सर। बेटा आपको एनसीईआरटी भी तो याद रहनी चाहिए, कहां क्या दे रखा है, आ जाओ। टाइप ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट इन हिस्टोन, और ये भाई देख ले जरा, आप ध्यान से, इंटरेक्शन पूछ रहा है तो इंटरेक्शन कौन सा हो सकता है? देखो, हिस्टोन पे कौन सा चार्ज है सर, पॉजिटिव। डीएनए पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो आप खुद से बता सकते हो कौन सा है। ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब ये दोनों रह गए, पॉजिटिव नेगेटिव में थोड़ी हम ये बना रहे हैं, ये आ जाएगा आयनिक इंटरेक्शन। कैसा लग रहा है क्वेश्चन? सर केमिस्ट्री मिक्स हो गई, पर आपको यहां से क्या सीखने को मिला? डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। हिस्टोन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो एक प्रकार का आयनिक इंटरेक्शन बन जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है? बिल्कुल सही है। प्रिंस सही, सानिका सही, अर्शदीप, संकेत सही है, सही है, बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डीएनए अंडरगो रेप्लिकेशन? अब यहां पर बच्चा कहां फंस जाता है मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन करो। ये कह रहा है कि मान लो हमारे पास डीएनए में हमारे पास ये कम कंडेंस होता है, ज्यादा कंडेंस वाला भी होता है और कम कंडेंस वाला भी होता है। जो लेस कंडेंस है और ये ज्यादा कंडेंस है, दोनों को देखो। अच्छा, डीएनए में एक जगह होती है जिसे ओरिजिन कहते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बिठाओ, चाहे यू क्रोमेटिन हो चाहे हेट्रोक्रोमेटिन हो, कोई भी हिस्सा ऐसा डीएनए का नहीं रह जाएगा जिसकी रेप्लिकेशन, मतलब रेप्लिकेशन ना हो। मतलब क्या हुआ? जब आप सेल साइकिल देखोगे, यूकैरियोट्स की बात करोगे या इवन प्रोकैरियोट्स की, तो यहां मेरे पास एम है, G1 है, S है और G2 है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होती है, वो हेट्रो की भी होगी और यू की भी होगी, ओरिजिन की भी होगी। तो सारे चीजों की डीएनए रेप्लिकेशन होती है। ऐसा कोई डीएनए नहीं रह जाता जिसकी डीएनए रेप्लिकेशन ना हो। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में दिक्कत आती है। अगर यहां पर क्वेश्चन आ जाए कि किसकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, वो हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन है। लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन तो सबकी होगी। अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी तो अगले सेल में जाएगा कैसे? अच्छा क्वेश्चन है। देखो, एक साल पता है क्या क्वेश्चन आया था, बच्चे कंफ्यूज कर गए थे। कंफ्यूज ये कर गए थे कि किसको जरूरत पड़ती है उसकी मतलब डीएनए ओपन कौन करता है ट्रांसक्रिप्शन। सब लोगों को पता था कि डीएनए खोलने वाले एंजाइम का नाम हेलिकेज है, पर हेलिकेज तो डीएनए रेप्लिकेशन में है ना, प्रोसेस तो समझो। उसने ट्रांसक्रिप्शन बोला है, तो ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज खुद से डीएनए खोल भी लेता है। सही है सर, आगे चलो जल्दी जल्दी से। विच फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए इज मोस्ट कंडेंस? अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि सेल साइकिल के अंदर मेरे पास एम है, G1 है, S और G2 है। ये पूछ रहा है कि किसके अंदर डीएनए सबसे ज्यादा कंडेंस है। हमेशा याद रखो कि जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम बनते हैं, दैट इज मोस्ट कंडेंस फॉर्म। और उसमें भी जब सबसे ज्यादा कंडेंस फॉर्म मेटाफेज में होती है। तो अगर मुझे क्रोमोसोम देखना है, वाई क्रोमोसोम इज बेस्ट विजिबल इन मेटाफेज बिकॉज इट इज मोस्ट कंडेंस। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि क्रोमोसोम इज बेस्ट विजिबल व्हेन इट इज मोस्ट कंडेंस एंड मोस्ट कंडेंस क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मेटाफेज। आंसर यहां पर मेटाफेज तो नहीं है, एम फेज आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। बेटा जो मैं बातें बोल रहा हूं ना, हर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन का डाटा बोल रहा हूं, अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेटाफेज में सबसे ज्यादा कंडेंस होता है, ठीक है, इसलिए वही क्रोमोसोम देखते हैं।
लेंथ ऑफ डीएनए अराउंड न्यूक्लियोसोम। भाई लेंथ ऑफ डीएनए अराउंड न्यूक्लियोसोम कैसे निकाल सकते हैं बता देते हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि इसके अराउंड मेरे पास 200 बेस पेयर होता है। तो मेरे पास क्या डाटा है, 0.34 इंटू बेस पेयर इज इक्वल टू लेंथ आ जाएगी। सही है सर, तो मैं मल्टीप्लाई कर लो, 200 को मल्टीप्लाई कर लो किससे, 0.34 से, तो मेरे पास कितना आ जाएगा आप देख लो, 68 नैनोमीटर आ जाएगा। सही, अगर मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन, 100 आएगा, इसको काट देंगे तो ये 68 नैनोमीटर आ जाएगा। आप देख लो खुद से, एनसीईआरटी का डाटा है, क्वेश्चन आ सकता है, 200 बेस पेयर सराउंड करता है। हाँ, वन शॉट मिलेगा इसका, आ जाओ। डीएनए विच इज प्रेजेंट इन G1 एंड G2 इज हेट्रो एंड यूक्रोमेटिन। हाँ भाई, G1 और G2 में जो है वो हेट्रो है और यूक्रोमेटिन है। हाँ ठीक है, मतलब क्या है, इनकरेक्ट पूछा है। सबसे पहले तो देख बेटा, इनकरेक्ट पूछा है। तेरे पास ये सेल साइकिल मैंने बना दी, यहाँ M है, G1 है, S और G2 है। तो G1 और G2 में डीएनए हेट्रो और यूक्रोमेटिन की फॉर्म में हो सकता है। डीएनए ऑफ एस फेज इज मोस्ट डीकंडेंस, मतलब सबसे ज्यादा डीएनए एस फेज में खुलता है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल डीएनए ऑफ एस फेज गेट डीकंडेंस एट वंस, एट लीस्ट वंस लिखना चाहिए, एट लीस्ट वन। मतलब क्या हुआ, देखो मेरी बात सुनो, क्या जीवन में डीएनए खुल सकता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, G2 में डीएनए खुल सकता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो कौन सा वाला खुलेगा, यूक्रोमेटिन खुलेगा। एस फेज में डीएनए खुल सकता है, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन के लिए नहीं, किसके लिए मेनली खुलेगा, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। यूक्रोमेटिन भी खुलेगा, हेट्रोक्रोमेटिन भी खुलेगा, तो एटलीस्ट चाहिए यहां पर, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म। अब मेरी बात सुनो ध्यान से सुनेंगे बेटा, हम यहां पर लिख सकते हैं डीएनए विच इज प्रेजेंट इन G1 एंड G2 इज हेट्रोक्रोमेटिन, यू हो सकता है। डीएनए ऑफ एस फेज इज मोस्ट डीकंडेंस्ड डीएनए, ये भी हो सकता है। ऑल डीएनए ऑफ एस फेज गेट डीकंडेंस एट लीस्ट वन, ठीक है। अब यहां पर बच्चे मुझे सारी स्टेटमेंट ठीक लग रही है, ठीक है, तो मैं एक फिफ्थ लगा के ऑल लगा देता हूं। पर मेरी बात सुनो, ये स्टेटमेंट गलत है सही है, मैं जानना चाहता हूं। डीएनए पॉलीमरेज बनेगा कहां पर, सबसे पहले आप कैसे सोचोगे, डीएनए पॉलीमरेज कहां बनेगा, सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो भाई। सी, ये क्या बोल रहा है पता है, ये थोड़ी मेरी अंग्रेजी खराब है। ऑल डीएनए ऑफ एस फेज गेट डीकंडेंस, अगर मैं यहां लिख दूं सेम टाइम तो गलत हो जाएगा, अगर मैं सेम टाइम लिख दूं तो ये गलत हो जाएगी, ठीक है। सी कर लेते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं सुनो, एस फेज ये है, इसमें डीएनए खुलता है पर सारा एक बार नहीं खुल सकता। मैंने एग्जांपल बताया था कि एक बड़ी सी साड़ी है और साड़ी की छोटी सी दुकान है, और उसको मुझे मान लो एक शॉपकीपर है जो ऐसे साड़ी खोल खोल के दिखा रहा है, क्या वो साड़ी एक बार में ओपन कर पाएगा, नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो एक हिस्सा ओपन करेगा, उसे बंद करेगा, फिर दूसरा हिस्सा ओपन करेगा। सेम इज विद द डीएनए रेप्लिकेशन, सारा डीएनए एक बार में नहीं खुलता। यहां तक समझ में आ रही है। हाँ, अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्योंकि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है, तो ये ठीक है, ये ठीक है बेटा, ये ठीक है, 5वां 5th हटा देते हैं, तो इसको सेम टाइम में नहीं खुलेगा, धीरे धीरे खुलेगा, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम रिक्वायर्स सिंथेसिस ऑफ सी डीएनए, देखो ये आ गया। आपको एक चीज बता देता हूं, यहां देखें सारे बच्चे, ये मेरे पास डीएनए है, सही है सर। इस डीएनए से एक आरएनए बनता है, उस आरएनए में मेरे पास ये जो है बीच में इंट्रॉन्स होते हैं, ये इंट्रॉन है, ये चीज क्या है, मान लो यहां पर आगे इंट्रॉन है, सही है सर। जब मैं इंट्रॉन हटा देता हूं तो मेरे पास बनता है एमआरएनए। जब मैं एमआरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता हूं, तो उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, सी डीएनए। यहां तक समझ में आई है। और यहां पर मुझे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए। सर आप बताना क्या चाहते हो, 2-3 क्वेश्चन बनाता हूं। पहला, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अकर फॉर फर्स्ट एमआरएनए और एचएनआरएनए। सोच सर, एमआरएनए एचएनआरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं करते, एमआरएनए की करते हैं, सही है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए की बनेगी, उससे जो डीएनए बनेगा सी डीएनए। सी डीएनए इस ओरिजिनल डीएनए से छोटा होता है साइज में, क्योंकि इंट्रॉन्स वाला हिस्सा नहीं होता। हम क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, हम जब जीन थेरेपी करते हैं तो नॉर्मल डीएनए ना डाल के सी डीएनए डालते हैं। रीजन, क्योंकि वहां पर आपको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीन थेरेपी में सी डीएनए क्यों डालते हैं, क्योंकि सी डीएनए से डायरेक्टली एमआरएनए बन जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है। इस प्रोसेस को ध्यान से सुनेंगे बेटा, एमआरएनए से सी डीएनए के प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और उसके लिए एंजाइम मुझे क्या चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए।
क्वेश्चन का आंसर भी समझना है और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी समझनी है। समझ में आया नहीं आया, मैंने क्या समझा रिपीट कर देता हूं। कौन से आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है? एमआरएनए, एचएनआरएनए, एमआरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या होता है? सीडीएनए बनता है। सीडीएनए का साइज ओरिजिनल डीएनए से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। क्यों हम जीन थेरेपी में सीडीएनए यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सीडीएनए अगर किसी के अंदर डालोगे तो उससे डायरेक्टली एमआरएनए बनेगा, एचएनआरएनए नहीं बनेगा। बेटा लास्ट क्वेश्चन में डी क्यों सही है? सुन, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज सिंथेसाइज एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन कहां बनती है? साइटोप्लाज्म में तो बनती है। सारी प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनती है। आगे आ जाओ। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डैश एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर बच्चे गलती करेंगे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को डीएनए लिख देंगे। नहीं नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ के टाइम पर पता नहीं था, वो एवरी मैककार्टी मैकलियोड ने किया। तो एक बार जरा ईयर याद करते हैं। क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल 1926। ग्रिफिथ ने कब एक्सपेरिमेंट दिया? 1928 में। 1928 क्लियर है कि नहीं? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। हाँ, तो यहां पर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होगा? अननोन है। अननोन, ये वाला नहीं आएगा, अननोन। और वो क्या बनाएगा? म्यूकस कोट। वो क्या बनाता था? म्यूकस कोट बनाता था। और म्यूकस कोट किसमें होता है? एस स्ट्रेन में होता है। आ रहा है समझ? अननोन और म्यू सी किसी, अच्छा सी लगाते ही तुमने फिर भाई क्या बनाता था? ये नहीं आएगा, आंसर डी आएगा। सी चेक कर, कम से कम देख तो लिया करो। सी नहीं आएगा, डी आएगा। हाँ, नीरज ठाकुर मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं आज इसका लेक्चर आएगा पर शेड्यूल में था, मैं इसलिए करा रहा हूं। आप उसके बाद भी देख सकते हो और अभी भी देख सकते हो, ऐसा नहीं कोई दिक्कत होगी। इसका एक डीपीपी भी देंगे, ठीक है, और उसको भी सॉल्व करना है आपने। सही है? हाँ ठीक है नीरज, आ जाओ। बिफोर एक्सपेरिमेंट एवरी मैककार्टी मैक्लियोड, मेरी बात सुनो, एवरी मैककार्टी मैक्लियोड का जो एक्सपेरिमेंट है 1933-44 लिखा हुआ है। एवरी मैककार्टी मैक्लियोड के एक्सपेरिमेंट से पहले यह माना जाता था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? एनसीईआरटी चेक करो, एनसीईआरटी खोल के तो बैठ जाओ, एनसीईआरटी है सबके पास, खोल के बैठो जल्दी से। प्रोटीन, हाँ ठीक है बेटा, प्रोटीन। आगे आ जाओ। विच एंजाइम कैन इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ भाई देखो जरा ध्यान से, ट्रांसफॉर्मेशन, मेरी बात सुनो। एवरी मैककार्टी मैक्लियोड ने बोला था कि बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए एंटर करके इस आर स्ट्रेन को कन्वर्ट करता है एस स्ट्रेन में। मेरी बात समझ में आ रही है? डीएनए जो है वो एंटर करके आर को एस में कन्वर्ट करता है, ये बोला था एवरी मैककार्टी मैक्लियोड ने। अगर मैं इसको तोड़ दूं, डीएनए को किससे तोड़ूंगा? डीएनए से। अगर मैं डीएनए से इसको तोड़ दूं तो ये एंटर नहीं करेगा और एस स्ट्रेन नहीं बनेगी। तो जो इनहिबिट करेगा ट्रांसफॉर्मेशन को कौन सा होगा? डीएनए। क्या होगा? डीएनए होगा। सही है कि नहीं बताओ? फर्स्ट आएगा, बहुत शानदार, फर्स्ट आएगा। आगे आ जाओ। हर्से चेज डिस्कवर, हर्से एंड चेज डिस्कवर क्या? जेनेटिक मटेरियल एंटर इनटू बैक्टीरिया। हर्से एंड चेज डिस्कवर, हर्से चेज ने क्या किया था याद करो। हर्से चेज ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसमें बताया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है, ठीक है, और वो क्या करता है? कॉपी, समझ में आ रहा? अपनी क्या करता है? कॉपी बनाता है। तो बैक्टीरिया ट्रीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इट्स ओन वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम वायरस विच एंटर इनटू बैक्टीरिया। हर्से चेज ने क्या डिस्कवर किया था? ये पता था? इनमें से कुछ भी नहीं। एक्चुअल में उन्होंने ये किया था, ध्यान सुनेंगे बेटा, मेरी बात सुनो। क्वेश्चन ये है कि उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? उन्हें यह पता था कि जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया क्या करता है? उस जेनेटिक मटेरियल को अपने जैसा ट्रीट करता है। सही है? अब वेदर इट वॉज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम वायरस विच एंटर इनटू, ये भी नहीं पता है। तो एक तरीके से अभी जो उन्होंने करा था, उन्होंने ये प्रूव किया था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। तो ये प्रूव किया। तो अगर फोर्थ ऑप्शन में अभी नन ऑफ द अबव, ये प्रूव नहीं किया था बेटा, ये तो दे रखा था, उन्हें पता था पहले से। हाँ, जनता इसलिए पलट गई क्योंकि उनको ध्यान से पढ़ना नहीं है। आप सुन लो ध्यान से एनसीईआरटी को।
एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है और बैक्टीरिया क्या करता है, उस जेनेटिक मटेरियल को अपने जैसा ट्रीट करता है। हर्षेचेज ने ये प्रूव किया था कि जो जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है वो डीएनए है, इसीलिए हम डी को लगा, ठीक है, सी से पता नहीं चल रहा। हाँ बेटा इसका वन शॉट दूंगा, इसका वन शॉट डेफिनेटली दूंगा। अनइक्विवोकल का मतलब होता कोई डाउट नहीं। चलो जरा ये देखें, आरएनए किसमें भाई, आरएनए किसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। हाँ भाई, लैम्डा फाज डीएनए, 48502 बेस पेयर डीएनए लैम्डा फाज, क्यूबी बैक्टीरियोफाज सिंगल स्ट्रैंड डीएनए 5x174, जल्दी बताओ 5x170 क्यूबी, सॉरी ये तो क्यूबी बैक्टीरिया, ये होगा बेटा, ये नहीं होगा, ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ये होगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी में लिखा है कि, ध्यान दो एनसीईआरटी में कहां लिखा है ये टॉपिक, जहां पर हर्षेचेज का एक्सपेरिमेंट खत्म होता है वहां पर एनसीईआरटी पूछती है डीएनए ही क्यों। उन्होंने बताया कि बहुत सारे वायरस ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे क्यूबी बैक्टीरियोफाज, समझ में आ रहा है, क्यूबी बैक्टीरियोफाज तो आरएनए जेनेटिक में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लिखा है कि मोस्ट ऑफ द वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं, जिन्हें बैक्टीरियोफाज कहते हैं, उनमें क्या होता है जेनेटिक मटेरियल। सर ऐसा लिखा है, हाँ लिखा है, ठीक है। क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, सर उसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन जो पूरी एनसीईआरटी में कहीं नहीं दे रखी, यहीं दे रखी है कि एक ऐसा बैक्टीरियोफाज बताओ जिसमें आरएनए होता है, वो क्यूबी है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, ठीक है। एनसीईआरटी में 19 का सी है बेटा, चेक कर ले, मेरे हिसाब से तो ये लाइन बन नहीं रही, ठीक आ गया। डीएनए एंड आरएनए बोथ कैन रेप्लिकेट, डीएनए और आरएनए दोनों कॉपी बना सकते हैं, दोनों कॉपी बना सकते हैं। बताओ, डीएनए एंड आरएनए बोथ रेप्लिकेट बाई, हाँ भाई देखो जरा, डीएनए आरएनए दोनों की कॉपी बन सकती है, हाँ ए के सामने टी लगा दो, कॉम्प्लीमेंटेरिटी होगी, जी के सामने सी लगा दो, ठीक है। और बोथ कैन बी टेम्पलेट। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, डीएनए और आरएनए क्यों रेप्लिकेट कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉलो कर रहे हैं और दोनों टेम्पलेट की तरह काम कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है, मेरी बात समझो ध्यान से। अगर मुझे डीएनए आरएनए किसी को रेप्लिकेट करना है तो मैं क्या सिद्धांत फॉलो करूंगा, पहला डीएनए आरएनए को टेम्पलेट की तरह लूंगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्री मैं बनाऊंगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं बना रहा हूं तो एक तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉलो करूंगा और बोथ कैन बी टेम्पलेट की बात है। आया समझ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो बेटा, आगे चलते हैं। विच प्रॉपर्टी इज मिसिंग इन प्रोटीन बट प्रेजेंट इन आरएनए। हाँ भाई, हम ये पूछ रहे हैं कि प्रोटीन में यस है, आरएनए में नो है, क्या है बताओ। कैटालिटिकली एक्टिव, क्या प्रोटीन में यस है, यस, आरएनए में भी यस है, यस। ओहो, तो ये तो नहीं हो सकता। रिएक्टिव, प्रोटीन और ये दोनों रिएक्टिव है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, क्या प्रोटीन की कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, सोचो सोचो, नहीं होती, तो यही आंसर। तो जो प्रॉपर्टी प्रोटीन में नहीं है आरएनए में है, वो कौन सी है, थर्ड। अरे समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस है, इससे मुश्किल नहीं आएंगे, इससे मुश्किल नहीं आएंगे बेटा आपके, इससे मुश्किल नहीं आएंगे। आ जाओ, आरएनए कैन म्यूटेट फास्टर एज, आरएनए म्यूटेट करता है फास्टर, कैसे फास्टर म्यूटेट करता है देख लो। आरएनए कैन म्यूटेट फास्टर एज 2' पे OH ग्रुप ऑन शुगर, प्रेजेंस ऑफ यूरेसिल, सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए कैसे म्यूटेट करता है फास्टर, बताओ। सिंगल स्ट्रैंड है, यूरेसिल है, 2' पर सारा ही आ जाएगा बच्चे। देखो देखो 2' पे OH जो है इसको रिएक्टिव बनाता है, यूरेसिल जो है मोस्ट रिएक्टिव बेस है, मोस्ट रिएक्टिव बेस है यूरेसिल, और सिंगल स्ट्रैंड होने से म्यूटेशन फास्ट होती है। ये दोनों तो ठीक है, इस वजह से इसको भी ले लो। मेरी बात सुनो, सिंगल स्ट्रैंड में म्यूटेशन क्यों फास्ट होती है कि अगर इसमें कोई गलती होगी पता नहीं चलेगी। तो सिंगल स्ट्रैंड और यूरेसिल, यूरेसिल इज मोस्ट रिएक्टिव बेस है ना, इसलिए हम ऑल ले लेंगे। अरे समझ में आ रहा है,
थाइमिन का नाम बताओ सर, 5 मिथाइल यूरेसिल। तो यूरेसिल एक ऐसा नाइट्रोजनस बेस है। मुझे कोई ये बता सकता है कि कोई आरएनए है जिसमें यूरेसिल होता है? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, आपकी नॉलेज चेक करते हैं। कोई ऐसा आरएनए बताओ जिसमें यूरेसिल होता है, जल्दी बताओ। अरे कोई ऐसा आरएनए बताओ जिसमें यूरेसिल होता है, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। कोई ऐसा आरएनए जिसमें यूरेसिल होता है, जल्दी बताओ। हर्ष क्या पूछ रहा है बेटा? हाँ, इससे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। कोई आरएनए है, टी आरएनए। अरे सारे ही आरएनए होता है, सारी आरएनए में यूरेसिल होता है, कौन सा आरएनए नहीं होता? मैं पूछ रहा हूं कोई ऐसा आरएनए है जिसमें थाइमीन होता है? अच्छा, कोई ऐसा आरएनए है जिसमें थाइमीन होता है? वो है तुम्हारा टी आरएनए। अच्छा ठीक है, कोई ऐसा आरएनए जिसमें थाइमीन होता है, टी आरएनए। आ जाओ। एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक, ये लाइन एनसीईआरटी की। एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सुटेबल बायोकेमिकल्स आर। बताओ, एक्सप्रेस करने के लिए और स्टोरेज के लिए। देखो, एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सुटेबल बायोकेमिकल्स कौन से होंगे? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। एक्सप्रेशन के लिए आरएनए चाहिए और स्टोरेज के लिए क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। वाई डीएनए? क्योंकि स्टेबल होता है। तो आरएनए और डीएनए। आ जाओ, 24 का थर्ड है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फॉर एवोल्यूशन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। देख बेटा, ये आरएनए है, आरएनए है, इसको अगर डीएनए में इवॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यूरेसिल को मिथाइलेशन करके थाइमीन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मुझे 2' OH शुगर को इनएक्टिव करना है, इसका मतलब 2' में ऑक्सीजन हटा के H करना है। ये भी ठीक है। इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी, कैसे? इसको डबल स्ट्रैंड कर दिया। तो देखो, आरएनए से डीएनए बनाने के लिए क्या क्या किया? डबल स्ट्रैंड कर दिया, 2' पर H ला दिए और मिथाइलेशन ऑफ यूरेसिल। आंसर क्या आएगा? 25 का फोर्थ आएगा। समझ में आ रहा है? देख लो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा, 25 का फोर्थ आ जाएगा। आगे चलो। इन अ एक्सपेरिमेंट ऑफ Michelson Stahl, both strand of DNA is grown on N14 medium for 3 generation। इधर देखो भी, in a experiment of Michelson and Stahl, if both strand of DNA of E. coli is grown on N14 medium for 3 generation। देख लो, हमारे पास क्या है? both strand of E. coli grown on 3 generation, then on N15 medium for 1 generation। ठीक है, the number of N15 DNA on both strand। अब यह Michelson Stahl कह रहा है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन में। if both strand of E. coli is grown on N14 medium for 3 generation, तो मुझे स्टार्ट ही किससे करना पड़ेगा? N14। चलो एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि क्या है, इस क्वेश्चन के डाटा में गड़बड़ है। 3 जनरेशन का क्या मतलब है? मेरे पास वो वही रहेगा, N14 है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि इसको N15 पे ग्रो करें। बेटा आंसर इसमें नहीं आएगा, क्वेश्चन में हाइब्रिड आएगा। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, गड़बड़ है, इसकी स्टेटमेंट में गड़बड़ है। हाँ, ये पहले बनाया था मैंने कभी, इसकी स्टेटमेंट में गड़बड़ है, छोड़ दो ये क्वेश्चन, नहीं बनेगा बेटा, नहीं बनेगा ये वाला क्वेश्चन। देखो प्रॉब्लम कहां पर है, आपको क्या करना पड़ेगा? अगर क्वेश्चन में Michelson Stahl देता है, जब भी वो खुद से Michelson Stahl देगा तो आप मान के चलोगे कि N15 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है? ये गड़बड़ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं इसमें बन नहीं रहा ठीक से, तो अभी छोड़ दो इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलेंगे। बेटा आंसर मत बनाओ ना बिना बात के। टेलर एंड हिज कलीग यूज विक्सिया फाबा। ईयर याद है तुम्हें? टेलर वाले का ईयर याद है? चेक करते हैं, एनसीईआरटी खोल बेटा जल्दी से। टेलर वाले का ईयर बता। टेलर एक्सपेरिमेंट किसने, क्या चीज के लिए? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। किसमें? बैक्टीरिया में, प्लांट में, एनिमल में। जो बातें बोल रहा हूं आएंगी क्वेश्चंस में। टेलर वाला एक्सपेरिमेंट कब दे रखा है? सर 1958 दे रखा है। किसमें दे रखा है? बैक्टीरिया, प्लांट और उसमें, जल्दी बताओ किसमें दे रखा है? सर प्लांट में दे रखा, विक्सिया फाबा। ठीक है, तो उन्होंने क्या यूज किया था? थाइमिडीन यूज किया, रेडियो एक्टिव। फर्स्ट आएगा, हाँ ए आएगा, ए। एनसीईआरटी खोल के बैठो, 1958 ही दे रखा है। बेटा हर्ष
लास्ट में एक्सप्लेन कर देंगे 19th, है ना। फॉर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, इधर देख बच्चे, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है। अच्छा, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब हम प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे। इसने प्रोडक्ट पूछा है ना, प्रोडक्ट, तो आरएनए से आप क्या बनाओगे, डीएनए तो बनाओगे। और आप खुद से देखो एंजाइम का नाम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज, इसका मतलब वो क्या बनाएगा, डीएनए बना देगा भाई। वो two strand of DNA cannot be separated completely during replication. Yes, two strand of DNA, ये रहा एक स्ट्रैंड, ये रहा एक स्ट्रैंड, ये रहा दो स्ट्रैंड है डीएनए के, कैन नॉट बी सेपरेटेड कंप्लीटली ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एज। टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दो स्ट्रैंड है डीएनए के, कैन नॉट बी सेपरेटेड कंप्लीटली ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एज। हाँ भाई, पूरी तरीके से। अच्छा, ये लाइन है कहीं पर, मैं जानना चाहता हूं। डीएनए रेप्लिकेशन में एक लाइन लिखी हुई है कि हम पूरी तरीके से डीएनए को अलग नहीं करते, बार बार प्राइमर बनाना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत सारी एनर्जी चाहिए। आप समझो, डीएनए को खोलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, एच बॉन्ड तोड़ना है। ये समझ में आ रहा है। अब एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है डीएनए रेप्लिकेशन में, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए इसलिए सारा डीएनए एक बार नहीं खुलता, इसलिए बार बार प्राइमर बनाना पड़ता। आंसर आएगा थर्ड। बेटा लाइनें सब याद रखो एनसीईआरटी की, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में याद रखो लाइनें कि भाई कौन रेप्लिकेशन फास्ट करता है, बैक्टीरिया या यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया फास्ट करता है, याद आ रहा है कि नहीं। उसके अलावा एनर्जी चाहिए डीएनए खोलने के लिए। सबस्ट्रेट जो होता है वो दो रोल प्ले करता है, क्या, एज अ सबस्ट्रेट भी काम करता है, दूसरा वो क्या काम करता है, इसके अलावा सबस्ट्रेट के साथ वो दूसरा काम क्या करता है, सोचो। हाँ, दूसरा काम वो क्या करता है बेटा, सबस्ट्रेट तो है ही, साथ के साथ एनर्जी भी देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड टू फॉर्म cDNA, में cDNA के पीछे क्यों पढ़ा हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है इस साल कुछ आएगा इससे से। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, सही है भाई। सबसे पहले cDNA बनाने वाले एंजाइम का नाम शुड बी डीएनए पॉलीमरेज। किससे डिपेंड करके बना रहे हैं, आरएनए से। कितना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबस्ट्रेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। इधर देखो भाई, जे तुम्हारे पास एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम है डीएनए पॉलीमरेज, सही है सर। अब यहां पर प्रोडक्ट में क्या बन रहा है सर, प्रोडक्ट में बन रहा है डीएनए। तो इस पर सबस्ट्रेट क्या आ रहा है, एटीपी आ सकता है, जीटीपी आ सकता है, टीटीपी आ सकता है और सीटीपी आ सकता है। इन सबको हम क्या बोलते हैं, एनटीपी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डीएनए पॉलीमरेज के लिए सबस्ट्रेट इनमें से कोई भी हो सकता है, और आगे छोटा डी का मतलब डीऑक्सी1, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑल आ जाएगा। अरे बताओ जल्दी से। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन में क्या सबस्ट्रेट नहीं हो सकता, यूटीपी। यूटीपी सबस्ट्रेट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, यूटीपी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यूटीपी आरएनए में होता है। ठीक है, जल्दी बताओ, आगे देख लो। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, आ जाओ। विच टाइप ऑफ आरएनए नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। देख लो भाई, कौन सा आरएनए साइटोप्लाज्म में नहीं है, इधर देखो, ये सेल है, हाँ सर सेल है, ठीक है। विच टाइप ऑफ आरएनए नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ध्यान दे ध्यान दे, यूकैरियोटिक सेल, हाँ ध्यान से। विच टाइप ऑफ आरएनए नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, बताओ। विच टाइप ऑफ आरएनए नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, कौन सा नहीं होगा। देख बेटा, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। एमआरएनए कहां बनता है, न्यूक्लियस में, वहां से कहां बाहर जाता है, हाँ सर बाहर जाता है। टीआरएनए भी क्या होता है, न्यूक्लियस से बनके कहां जाता है सर, बाहर जाता है। उसके अलावा एचएनआरएनए, वो बनता न्यूक्लियस में है पर न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाता, वो यहीं रह जाता है। और आरआरएनए राइबोसोम के साथ बाहर जाता है। 32 का फर्स्ट आएगा बेटा। अगर अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होगी, और ये अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा आरएनए बाहर नहीं जाता, एचएनआरएनए बाहर नहीं जाता, ठीक है। अगला ले लो भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शो एडिशन एट 3' एंड आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन। हाँ भाई मेरी बात सुनो ध्यान से, ये 5' है 3' है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन।
ये HNR, इसमें इधर होती है कैपिंग और इधर होती है टेलिंग। ये कौन सा आरएनए? HNR। हमारे पास एक tRNA होता है ऐसे, ये कौन सी शेप है? कौन बच्चा बताएगा? क्लोवर लीफ शेप। इस पे ये 3' एंड, 3' एंड पर ज्यादातर tRNA पर ये बेसिस जोड़ देते CCA। ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है अब इस साल। रीजन क्या है? क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं बताया। ठीक है, क्लियर है। और ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन के बाद 3' एंड पर ये CCA जोड़ देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिस कौन से जोड़ते? 3 CCA 3' एंड पर यहां जोड़ते हैं। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? tRNA आ जाएगा। पॉइंट ये है। अच्छा, ये बेसिस इस पर भी जोड़ते हैं क्या? इस पर भी जोड़ते हैं। हाँ, तो इसलिए बोथ ले लो, बोथ ले लो। एक मिनट भाई, tRNA पर तो जोड़ते ही है, HNRNA पर क्या जोड़ते हैं? ए पॉलीएटेल। याद है किसी को? पॉलीएटेल बेसिस या न्यूक्लियोटाइड मान लेते हैं। पॉलीएटेल कितने न्यूक्लियोटाइड लिखती है एनसीईआरटी? सर 200 से 300। क्या क्या लिखा उसे? पॉलीएडिनाइलेट रेसिड्यू। पॉइंट ये है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या आरएनए में मॉडिफिकेशन होती है? हाँ, सिर्फ एचएनआरएनए में होती है? नहीं, टीआरएनए में भी होती है। तो एचएनआरएनए की मॉडिफिकेशन के 3 स्टेप थे, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग। ठीक है, टीआरएनए में 3' एंड पर जोड़ते हैं। ठीक है, तो एचएनआरएनए पे भी 3' एंड पर जोड़ते हैं। क्या ये बातें तुम्हें समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, आगे आ जाओ। नॉन कोडिंग रीजन इन डीएनए। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन। देख भाई, ये मेरे पास डीएनए है, ठीक है, इससे बन गया ये एचएनआरएनए। क्या नाम है इसका? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में ये इंट्रॉन है और ये एक्सॉन है। ठीक है, सवाल ये है कि डीएनए पर नॉन कोडिंग रीजन क्या होगा? मेरी बात सुनो, डीएनए से जब एचएनआरएनए बना है तो वो इतने हिस्से का बनेगा जो कोडिंग होता है। डीएनए पे कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है जिससे आरएनए नहीं बनता, उसे नॉन कोडिंग और जंक डीएनए कहते हैं। नॉन कोडिंग बोलते हैं या जंक डीएनए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, नॉन कोडिंग डीएनए का जिक्र आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया गया है। हमें बताया गया है कि अगर म्यूटेशन कोडिंग डीएनए में होती है तो वो म्यूटेशन अगली जनरेशन में जा सकती है। अगर नॉन कोडिंग में होगी तो जाएगी, पर उसका वैसे एक्सप्रेशन नहीं। तो वो एनसीईआरटी ये कह रही है कि कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों में से म्यूटेशन ज्यादा आसानी से नॉन कोडिंग में होती है। तो अगर आपसे पूछे कि डीएनए में नॉन कोडिंग रीजन कौन सा है, तो आप क्या लिखोगे? इंट्रॉन्स। ये नहीं, जंक डीएनए। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या पढ़ा है? मैंने कहा डीएनए से आरएनए बन गया, इंट्रॉन्स नॉन कोडिंग रीजन एचएनआरएनए पर होता है, ना कि डीएनए पर। अगर आपको क्वेश्चन आता है नॉन कोडिंग रीजन ऑन एचएनआरएनए, तो क्या मार्क करोगे? इंट्रॉन। नॉन कोडिंग रीजन ऑन डीएनए, क्या मार्क करोगे? बता दो जल्दी से, क्या लिखोगे? जंक डीएनए या नॉन कोडिंग डीएनए? कर पाओगे? जल्दी बताओ, कर पाओगे? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। इंट्रॉन्स कब होगा? जब एचएनआरएनए। सर हमें गलती हो गई ये क्वेश्चन में। बच्चे अच्छा क्वेश्चन करेगा, उसमें से कुछ गलत हो उसका फर्क नहीं पड़ता। अपने ये जो सेशन है ये तुम्हें सिखा रहा है, नई नॉलेज दे रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि मैं अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले ही बताया था। तो कुछ कुछ सेशंस आपके ऐसे होंगे जिसमें लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा होगा, पर उससे सीखोगे। सही है? हाँ, आगे आ जा। लाइगेज एंजाइम प्रेजेंट इन। अच्छा, लाइगेज क्या करता है? पहले सबसे पहले रोल कर। भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कहां मिलोगे, तो आप कहोगे कि यार मैं ज्यादातर पढ़ रहा होता हूं तो मैं चेयर पे मिलूंगा, स्टडी टेबल पे ही होगा ना। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा आप ये एंजाइम कहां मिलेगा, तो सबसे पहले उसका रोल देखो। रोल क्या है? डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर ये डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है तो इसको कहां मिलना चाहिए? और मैं यहां यूकैरियोट्स पे लिख देता हूं ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। हाँ भाई बताओ जल्दी से, अगर ये डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है, क्योंकि लाइगेज वही यूज होता है, तो कहां मिलेगा? न्यूक्लियस में। एक लिख रहा है सर साइटोप्लाज्म में। भाई मेरी बात, लाइगेज एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता है तो उसको कहां मिलना चाहिए? न्यूक्लियस में। सारी प्रोटीन मानते हैं साइटोप्लाज्म में बनती है, पर लाइगेज कहां यूज होता है? डीएनए रेप्लिकेशन। तो कहां होगा? कहां होगा? जल्दी बता। न्यूक्लियस में। आगे आ जा, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कर। हाँ भाई, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड
कैटलाइज्ड भाई, सबसे पहले समझो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या आरएनए में होता है, ऐसे सोचा करो सर, हाँ होता है। क्या डीएनए में होता है? हाँ सर डीएनए में होता है। तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज दोनों बनाएंगे फॉस्फोडाइस्टर। इसके अलावा लाइगेज क्या करता है? सीलिंग करता है। वहां पर सीलिंग कैसे करता है बता देते हैं। देखो ये डीएनए, ये चेन है, ये डीएनए था, हाँ सर ठीक है। यहां पर इन दोनों को आपस में लिंक कर देता है ऐसे, ये लाइगेज करता है, तो ये भी बना देगा, इसलिए ऑल आ जाए। सही है। हाँ देखो एक बच्चा कह रहा है सर एंजाइम साइटोप्लाज्म में बनता है। मैं अगर आपसे पूछूं कि ध्यान सुनो ये फोन कहाँ बनता है, तो आप बताओगे जिस कंट्री में बनता है। ठीक है सर आईफोन आपके पास पहले था, हाँ बेटा मैं मेरे पास पहले से 2 गाड़ियां है पीडब्ल्यू आने से पहले। ठीक है पहले से ही है, ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक नहीं लग रहा मैं तो पहले से ही है। मैं आरसी भी भेज सकता हूँ, ठीक है फोटो खींच के जिसको चाहिए, कि तुम जो कुछ तो ऐसी हैं उनको यही काम ही है वीडियो बनाने का। ठीक है अगर एक वीडियो वैसी बना दें जिसमें 30-35 मिनट में बच्चे की कुछ रिवीजन हो जाए तो शायद भला हो। क्या ही बोलेंगे। हाँ इधर देख बच्चे, अगर तुम्हें पूछे कि फोन कहाँ बनता है तो आप कंट्री बोलोगे, लेकिन फोन पाया कहाँ जाता है? जहां यूज हो रहा है। तो पाया कहाँ जाता है पिछले क्वेश्चन में? जहां यूज हो रहा है। बनता कहाँ है वो चीज? हाँ क्लियर है। ठीक है इधर देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो। इफ और एक चीज और मैं आपको बोल रहा हूं, आप मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हो, अगर मैं मुझे ये पता चला कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा किसी टीचर को कोई हेट स्टेटमेंट दे रहा है, मुझे दिल से खराब लगेगा। मुझे उनका खराब नहीं लगता है, वो उनका काम है, वो उनकी नौकरी है, लेकिन आपका खराब लगेगा कि प्लीज आप किसी को जाके कभी कोई हेट स्टेटमेंट नहीं देंगे और ना सवाल पूछेंगे यदि आपने मेरे से थोड़ा भी पढ़ा। ये रिक्वेस्ट है मेरी, मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्लियर, क्योंकि वो भी गुरु हैं, सब गुरु है बेटा। मास्टर बहुत बड़ी चीज होती है, उसको हेट स्टेटमेंट देने से पहले समझना चाहिए। ठीक है हाँ आ जाओ इधर। हम आपसे ही कह रहे हैं, हम ध्यान से देख लो, ये एम है, G1 है, S और G2 है। ठीक है हाँ ठीक है क्लियर, और दोनों से पढ़ो, फायदा लो। तुम इस चीज में नहीं हो, तुम एक स्टूडेंट हो, फायदा लेना आपको सबसे। फायदा लेना मतलब सिलेक्ट होना है। इधर आ बेटा, देख इधर देख। इन सेल G1 फेज, जीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज स्विच ऑफ। मेरी बात सुन, स्विच ऑफ का मतलब क्या है? स्विच ऑफ मतलब लाइट बंद कर दो, नहीं। स्विच ऑफ का मतलब है कि कौन सी जीन ऐसी है जो प्रोटीन नहीं बना रही होगी, या कौन सी चीज नहीं बन रही होगी। स्विच ऑफ का यही मतलब है ना। अब मैं तेरे से ही पूछ रहा हूं, क्या क्या जीवन फेज में मुझे आरएनए चाहिए? हाँ सर चाहिए। तो जो जीन आरएनए पॉलीमरेज बनाएगी मुझे वो चाहिए क्या? हाँ चाहिए। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या है? प्रोटीन बनाता है, वो भी चाहिए। डीएनए पॉलीमरेज नहीं चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा, मान लो ये, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये डीएनए है, सही है भाई, डीएनए पॉलीमरेज बनाने की भी तो जीन होती होगी। मैं क्या बोल रहा हूं समझो, मैं ये कह रहा हूं बेटा, डीएनए पॉलीमरेज खुद डीएनए बनाता है, पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बनाने के लिए भी तो जीन है ना सेल में। हाँ सर, पर वो जीन ऑन रखनी है मुझे जीवन में, क्यों रखनी है मुझे? डीएनए पॉलीमरेज जीवन में चाहिए, क्यों? क्योंकि तो एस फेज में चाहिए। समझ में आ रहा है? तो डीएनए पॉलीमरेज की जो जीन है वो मुझे चाहिए नहीं G1 और G2 में, काम नहीं रखना उसको, उसको ऑफ कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं? ऑफ कर देते हैं। बाकी आरएनए पॉलीमरेज, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, ये किस में है बेटा? ये राइबोसोम में होता है ना, ये राइबोसोम के अंदर होती है, ये वाली चाहिए। आ रहा है समझ? बहुत बढ़िया, आगे चलो। टर्मिनेटर रीजन्स आर लोकेटेड ऑन, भाई ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो कहना सर आपने पढ़ाया था, आया था, मुझे इस पे बड़ी उम्मीदें रहती आएगा। देख बेटा इधर मेरे पास ये प्रमोटर है और यहां टर्मिनेटर है। अगर मैं इसको कहता हूं कोडिंग, इस कोडिंग पे ध्यान से, ये प्रमोटर है, इस पॉइंट को 0 ले लेते हैं, यहां से अपस्ट्रीम बोलते हैं और इधर से डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर आपको याद हो ये स्ट्रक्चरल जीन थी, हाँ सर ये स्ट्रक्चरल जीन थी, तो स्ट्रक्चरल जीन पे जो कोडिंग स्ट्रैंड है जो 5 से 3 है, उसके यहां से इधर प्रमोटर अपस्ट्रीम होता है और इधर मेरे पास डाउनस्ट्रीम होता है। तो जो टर्मिनेटर रीजन होता है वो अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम है? पहले ये कट करो सर, डाउनस्ट्रीम है। डाउनस्ट्रीम किसके? प्रमोटर के। प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम हो सकता है, या
अगर हम ध्यान से देखें इस स्ट्रक्चरल जीन के डाउनस्ट्रीम टर्मिनेटर, फिर देख लो इधर, देखो ये स्ट्रक्चरल जीन का है मेरे पास, सही है सर, ये टर्मिनेटर है, ये प्रमोटर है। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि कोडिंग और टेम्पलेट किसके साथ जुड़ा हुआ मानते हैं प्रमोटर और टर्मिनेटर, बताओ सर। मानते हैं किसके साथ? कोडिंग स्ट्रैंड के साथ। तो कोडिंग स्ट्रैंड के इस 3' तरफ है और यहां से इधर सब डाउनस्ट्रीम होता है, और ये मान लो यहां से यहां स्ट्रक्चरल जीन है, तो स्ट्रक्चरल जीन के डाउनस्ट्रीम है 3' एंड पर, सही है। देख बेटा ये अच्छे क्वेश्चन है, ये देखे, मेरे को लगता है ये क्वेश्चन कोई बना पाएगा। देख 5 मिनट दो आराम से ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठो, ये इतनी सारी चीजें कवर करेगा, आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को बना के। तो 2 मिनट 3 मिनट लो और एक एक चीज पढ़ो। देखो ये पर ऐसा मुश्किल नहीं आएगा, पर ये इसके अंदर 5 क्वेश्चन। गिवन mRNA टू फॉर्म प्रोटीन, इफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन UTR एट 5' एंड इज इक्वल टू 3' एंड UTR, एंड नंबर ऑफ UTR इज इक्वल टू नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। अच्छा देखो, सबसे पहले प्रोटीन पे ही आ जाते हैं। कितने अमीनो एसिड है? N टर्मिनल से C टर्मिनल, कितने अमीनो एसिड है? 20। सर इंग्लिश थोड़ी खराब है बेटा, मैंने लिखा इसलिए अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड, सही है सर। अब 20 अमीनो एसिड के लिए पहले मैं mRNA लिख देता हूं। mRNA में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे? सर mRNA में होंगे हमारे पास 60 न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड और इसमें 1/3 का रेशियो होता है, ठीक है सर। एक स्टॉप कोडोन भी लिख देता हूं, तो टोटल हो गए 63। ये क्या है? स्टॉप कोडोन है, सही है सर। अब चले जाते हैं HNRNA, किसमें चले जाते हैं? HNRNA। अच्छा एक चीज और थी बेटा, mRNA पर ही UTR होता है, सुनना ध्यान से। UTR क्या होता है? ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना मैंने क्या पढ़ा है। mRNA पर ही UTR होता है, इधर और इधर, सही है सर, इधर और इधर दोनों तरफ UTR है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास mRNA प्रोटीन बनाता है इफ नंबर ऑफ UTR एट 5' एंड 5' और यहां पर UTR के न्यूक्लियोटाइड सेम है, और वो 20 हैं। कितने हैं? 20 इधर हैं और 20 इधर है, ठीक है। देन साइज ऑफ mRNA, अच्छा mRNA का साइज पूछा है, इसका नहीं पूछा। देख बेटा इधर देख, ध्यान से देख, mRNA का साइज पूछा है, अमीनो एसिड 20 दे रखे हैं, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा। 3 क्यों जोड़ रहे हैं? स्टॉप कोडोन के लिए। UTR दोनों तरफ होते हैं, 5' और 3' एंड, किसके किधर? स्टार्ट कोडोन के पहले, स्टॉप कोडोन के बाद। तो यहां 20 न्यूक्लियोटाइड यहां जोड़ लो, 20 यहां जोड़ लो, तो टोटल आ गया 20 + 20 + 63। देखें आंसर 103 है, ये रहा। जिसको समझ आया वो ध्यान से करो, बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कैसे आया 103 समझो। UTR क्या, देखो इसमें 5-6 क्वेश्चंस का मसला है। पहला, UTR क्या होता है? अनट्रांसलेटेड रीजन। किधर होता है? 5' 3' दोनों तरफ होता है। ये कह रहा है कि UTR में अगर न्यूक्लियोटाइड की संख्या बराबर है और वो 20 के बराबर है, तो 20 इधर 20 इधर हो गया। अमीनो एसिड कितने दे रखे हैं? 20, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 60। अब यहां पर आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना, सुनना, आंसर में चेक कर लेना कि अमीनो एसिड को मल्टीप्लाई करके 60 दे रखा है। मान लो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अच्छा ये 60 समझ में आए, तो 60 + 40 + 3। 60 क्यों? 20 × 3। 40 क्यों? क्योंकि UTR ऐड किया। 3 क्या है? स्टॉप कोडन। यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, एग्जाम में आपने थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट रखना है और ये सोचना है कि अमीनो एसिड को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो mRNA या न्यूक्लियोटाइड की संख्या आती है। तो आप उसमें आंसर चेक कर लेना कि क्या 63 या 60 तो नहीं दे रखा, क्योंकि कई बार क्या होता है वो स्टॉप कोडन काउंट करता है, कई बार नहीं करता। अगर मैं आपसे कहूं काउंट करनी चाहिए, तो अगर मैं आपसे कहूं कि मान लो 100 अमीनो एसिड की चेन है, 100 अमीनो एसिड की, तो उसके लिए कितने न्यूक्लियोटाइड मिनिमम चाहिए? 100 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 300। 3 और ऐड करना पड़ेगा स्टॉप कोडोन के लिए। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आया नहीं आया? फिर से देख बेटा, देख सुन, तेरे को प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड दे रखी है। पॉलीपेप्टाइड कितने अमीनो एसिड की दे रखी है सर जी? 20 की दे रखी है। तो 3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि एक अमीनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड चाहिए। उसके बाद स्टॉप कोडोन चाहिए ना, 3 स्टॉप कोडोन के हो गए। कितने हो गए? 63 हो गए। अब उस 63 में 20 इधर और 20 इधर, ये क्या है? UTR है, अनट्रांसलेटेड रीजन।
ठीक है, मान लो तुम्हें क्वेश्चन आ जाता है कि 40 अमीनो एसिड है, इसका mRNA बताओ, तो 40 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये साइज आ जाएगा mRNA का। ठीक है सर, लेकिन पॉइंट ये है कि ये 120 में 3 और ऐड करना चाहिए, स्टॉप कोडोन है। तो आप आंसर चेक कर लेना नीट में, ध्यान से देख लेना धीरे से कि 120 दे रखा है या 123 दे रखा है। सही है, हाँ आगे आ जाओ। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज कहां होता है, ध्यान से देखिए देखिए, ये राइबोसोम, ये इसकी बड़ी सब यूनिट है, ये छोटी है। बड़ी वाली को 50S कहते हैं, छोटी वाली को 30S कहते हैं। ये किसका है, प्रोकैरियोट का। सही है सर, ये वाली 40S है और ये वाली क्या है, 60S है। 50S या 60S में मेरे पास 50S में 23S rRNA और इसमें 28S rRNA, ये राइबोजाइम की तरह काम करता है। और वो राइबोजाइम का मतलब है एंजाइम की तरह। मतलब क्या हुआ, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, बड़ी सब यूनिट दोनों की, उसमें 23S या यहां 28S कैसे काम करता है, एज अ राइबोजाइम काम करता है, एंजाइम की तरह। उसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। तो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट में होता है और वो आरएनए होता है। तो 23S आरएनए है, 50S में भी होता है, 60S में भी होता है, इसमें आंसर आएगा ऑल। बताओ, ठीक है, सही है, आ जाओ। इन mRNA ऑफ 100 बेसिस, हमारे पास ध्यान सुनेंगे बेटा, इन mRNA ऑफ 100 बेसिस स्टॉप कोडोन इज प्रेजेंट एंड 22nd पोजीशन। ठीक है, मेरे पास क्या है भाई, देखो ध्यान से, मेरे पास ये mRNA है, 5' से 3', ये mRNA है, उसमें कितने बेसिस हैं, 100 बेसिस हैं। ठीक है, कितने स्टॉप कोडोन है, 3 स्टॉप कोडोन इज प्रेजेंट एट 22nd, 64th और 94th। ठीक है, अब देखो, एक स्टॉप कोडोन यहां है, सही है सर, एक स्टॉप कोडोन यहां है, सही है सर, यहां म्यूटेशन कर देते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, मैं यहां म्यूटेशन कर रहा हूं, यहां कुछ कर रहा हूं क्या, 22nd पे नहीं कर रहे सर, तो आपके पास यहां पर कितने न्यूक्लियोटाइड रह जाएंगे, 21। जो पहला स्टॉप कोडोन आ रहा है उससे पहले कितने हैं, 21 है। तो कितने अमीनो एसिड की चेन बनेगी, 7 अमीनो एसिड की। मेरी बात समझो ध्यान से, मान लो आपके पास एक mRNA दे रखा है, उसमें 10 अलग अलग स्टॉप कोडोन है या 5 अलग अलग स्टॉप कोडोन है, लेकिन पॉलीपेप्टाइड कहां रुकेगी, जहां पहला आएगा। भाई पॉलीपेप्टाइड चेन तो पहले पे रुक जाएगी, मैं म्यूटेशन भले ही 64th पे कर रहा हूं, इसका तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, ये सब यूटीआर में है इस वक्त। 22nd पे कुछ हो रहा होता तो बात होती। 22nd पे स्टॉप कोडोन है, तो कितने न्यूक्लियोटाइड बच गए, 21। उसको 7 से डिवाइड करेंगे। आ रहा है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, सही है, बोलो सर। यहां पर क्या हमें न्यूक्लियोटाइड को ध्यान सुनेंगे, न्यूक्लियोटाइड कितने दे रखे हैं बेसिस, सर 100 दे रखे हैं। पहला स्टॉप कोडोन का है 22, 22nd पर है, उसके पहले कितने बच गए, 21। उसको किससे डिवाइड कर दो, 3 से, कितने अमीनो एसिड आ गए, 7। म्यूटेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एज टेम्पलेट। देख लो इधर, देख लो टेम्पलेट मतलब, मान लो डीएनए से आप आरएनए बनाते हो, प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें टेम्पलेट कौन है, सर डीएनए ही, टेम्पलेट डीएनए, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में भी टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट क्या है, डीएनए। देखो मेरी बात सुनो, लेकिन यहां पूछा है बोथ स्ट्रैंड। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हो तो ट्रांसक्रिप्शन में कितने स्ट्रैंड, ओनली 1 स्ट्रैंड काम करता है एज अ टेम्पलेट, 1 स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन ऐसा है जिसमें दोनों स्ट्रैंड काम करते हैं। देख लो, अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुम्हें क्वेश्चन आए कि कौन से ऐसे प्रोसेस है जिसमें डीएनए एज अ टेम्पलेट काम करता है, तो आप कहोगे सर डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है,
और ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, आरएनए काम करता है। लेकिन अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करें तो वो डीएनए रेप्लिकेशन है। आ रहा है समझ? हाँ सर बढ़िया, आगे चलो। इन लैक ऑपिरॉन, अच्छा लैक ऑपिरॉन बना लेते हैं पहले, ये बना लिया लैक ऑपिरॉन। यहां कौन सी जीन है, लैक आई। यहां पर कौन सी जीन है, जेड वाई है। याद आ रहा है, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए। ठीक है, इफ म्यूट, ये वाली रेगुलेटर जीन है, ठीक है। इफ म्यूटेशन अकर इन रेगुलेटर जीन तो क्या होगा, ये देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन 2016 वगैरह में आते थे जब पेपर मुश्किल आता तो अभी भी आ सकते हैं। इसमें म्यूटेशन करती है तो क्या होगा, रिप्रेसर नहीं बनेगा, रिप्रेसर नहीं बनेगा। यहां प्रमोटर है और यहां ऑपरेटर है। रिप्रेसर ना बनने की वजह से ये तीनों एंजाइम परमानेंटली बनते रहेंगे, है कि नहीं बताओ भाई। अगर इसमें म्यूटेशन हो गई तो रिप्रेसर या तो खराब हो जाएगा या तो बनेगा नहीं। अगर रिप्रेसर नहीं बना तो ऑपरेटर पे नहीं लगेगा। अगर ऑपरेटर पर नहीं लगा तो क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, अब आ जाओ जरा ऑप्शन पर। मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज नॉट अकर, लैक जेड काम कर रहा है, ये गलत हो गया। ऑपिरॉन लॉस नेगेटिव कंट्रोल, ये ठीक लग रहा है। रेगुलेटर प्रोटीन फॉर्म बट नॉट बाइंड ऑन ऑपरेटर, ये भी हो सकता है पर ज्यादा ये ठीक लग रहा है। लैक्टोज स्टिल एक्ट एज अ इंड्यूसर, नहीं। सुन लो ध्यान से, ऑपिरॉन लॉस नेगेटिव कंट्रोल का क्या मतलब है, ये रिप्रेसर यहां लग ही नहीं पाएगा, नेगेटिव कंट्रोल लॉस हो जाएगा। सही है, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। सुनो सुनो, आपको क्या है, एक तो लैक ऑपिरॉन के क्वेश्चन आएंगे, दूसरा म्यूटेशन के क्वेश्चन आएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं इस जीन में म्यूटेशन कर दूं लैक जेड में तो क्या होगा। लैक जेड में म्यूटेशन से क्या नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। ठीक है सर, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि लैक्टोज अंदर आएगा और मेटाबोलाइज नहीं होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आई कि नहीं। तो आपको म्यूटेशन के, जो जिस जीन में म्यूटेशन होगी उसका फंक्शन लॉस कर दो। अगर रिप्रेसर प्रोटीन नहीं बनेगी, फंक्शन लॉस हो गया, तो वो नेगेटिव कंट्रोल नहीं है। आगे चलो, आ रहा है समझ बच्चे। जो प्रोटीन, जो काम नहीं हो पा रहा, म्यूटेशन कहां कर रहे हो, रेगुलेटर जीन में, लैक आई में। लैक आई में म्यूटेशन करोगे ये नहीं बनेगी। रिप्रेसर प्रोटीन अगर यहां बाइंड करके रोकती है ऑपिरॉन को, कौन सा कंट्रोल है, पॉजिटिव नेगेटिव, सब नेगेटिव कंट्रोल। आ गया। इन अ सेल प्रेजेंट इन G1 फेज, लोवेस्ट अपटेक ऑफ, चलो बात कर लेते हैं। देख भाई, ये सेल G1 फेज में है। G1 फेज में क्या क्या चीजें नहीं होती। अच्छा, G1 फेज में क्या ट्रांसक्रिप्शन होती है, हाँ ना करते हुए चलो, यस और नो। ट्रांसलेशन होती है। सवाल क्या पूछ रहा है, पहले सवाल समझो। सवाल ये पूछ रहा है कि यदि कोई सेल कोशिका जीवन फेज में है तो उसमें किस चीज का अपटेक, वो सेल बाहर से क्या कम लेगा। तो जीवन फेज में ये होगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगी क्या सर, नहीं सर, डीएनए रेप्लिकेशन तो नहीं होगी। डीएनए रेप्लिकेशन होगी जीवन फेज में, नहीं होगी। तो वो ये तो लेगा ही क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन होगी, ये भी लेगा। भाई ये किस लिए चाहिए, ट्रांसलेशन के लिए चाहिए। ये किस लिए चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए चाहिए। पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी तो उसको ये वाला नहीं चाहिए, डीएनटीपी नहीं चाहिए। क्लियर है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, सोचो सोचो। भाई अगर मैं कहूं कि ये वाला डीएनटीपी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ये कब ज्यादा चाहिए, एस फेज में, सेल तब ज्यादा लेगा ना जब उसको डीएनए बनाना है। ये समझ में आया, यस, बढ़िया। और देखते हैं, देखो इधर देखो बेटा, अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये प्रमोटर है, ठीक है, यहां पे कर देते हैं रेप्लिकेशन, चलो ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाए, मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा नहीं तो। ये देखो, अगर मैं प्रमोटर रीजन पे क्या कर दूं,
इनएक्टिवेट कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा? प्रमोटर किस में हेल्प करता है भाई? सिग्मा फैक्टर के साथ इनिशिएशन में। हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन की। मैंने उसको क्यों हटा दिया? क्योंकि होगा तो आगे जाके तीनों ही नहीं। मान लो अगर इनिशिएशन नहीं हुई तो इलोंगेशन भी नहीं होगी, टर्मिनेशन भी नहीं होगी, ठीक है, पर हम उस बात पे नहीं जाते। हम ये कह रहे हैं कि प्रमोटर का काम क्या होता है? सिग्मा फैक्टर वहां लेकर जाता है आरएनए पॉलीमरेज को, वहां लगता है। अगर प्रमोटर पे म्यूटेशन हो जाए तो क्या नहीं होगी सर? इनिशिएशन नहीं होगी। आ रहा है समझ? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी बोलो, जल्दी 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 फास्ट। आगे देखते हैं। एटीपी प्रेजेंट इन सेल। अच्छा हाँ हाँ, देखो आपको पता है एक तो एटीपी डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन में, मतलब एज अ सबस्ट्रेट यूज होता है। जो नॉर्मल एटीपी होता है जो सेल में एनर्जी देता है, उसमें शुगर कौन सी होती है? राइबोज या डीऑक्सीराइबोज? जैसे फॉर एग्जांपल जो एटीपी रेप्लिकेशन में यूज होगा वो होगा डीऑक्सीराइबोज वाला। जो एटीपी उसमें यूज होगा किसमें? ट्रांसक्रिप्शन में, वो होगा राइबोज वाला। लेकिन जो नॉर्मल एटीपी होता है जो एनर्जी देता है उसमें कौन सी शुगर होती है? अगर मुझे ये जानना हो आपसे, जल्दी बताओ बेटा फास्ट, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी बताओ। समझ में आया? राइबोज आएगा। अगला क्वेश्चन लो, जल्दी करना। हाँ भाई ये जरा मैं जानना चाह रहा हूं ये वाला क्वेश्चन। करें जल्दी, देखो एक मिनट रुक जाओ, एक सेकेंड दो। सर कहां चले गए? क्वेश्चन पढ़ो जरा। हाँ बेटा फोन पे चैट देखनी थी, एक मिनट, चैट नहीं दिख रही थी। हाँ कहीं नहीं चले गई हैं। हाँ भाई, टीआरएनए इज एक्टिव एंड फंक्शनल इन टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा होता है सर? इन्वर्टेड एल शेप। इसमें कोई डाउट है क्या? इन्वर्टेड एल शेप। सेकेंडरी क्लोवर लीफ शेप में आप प्राइमरी स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन होगा। इसमें एच बॉन्ड होगा, हाँ इसमें एच बॉन्ड होता है, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आंसर करना। एडेप्टर हाइपोथेसिस किस साइंटिस्ट ने दी थी? नाम बताओ, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। एडेप्टर हाइपोथेसिस बताओ जल्दी से, किसने दी थी? एडेप्टर हाइपोथेसिस किसने दी थी? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। बेटा यूटीआर देख, मैंने बहुत मुश्किल क्वेश्चन कराया वो यूटीआर का करने के लिए। नॉर्मली हम लेते नहीं है। तुम्हें जब भी आए क्वेश्चन कि अमीनो एसिड दे रखे हैं उससे एमआरएनए बताओ, सीधे 3 से मल्टीप्लाई करो और देखो क्वेश्चन में 3 ऐड कर रखा है कि नहीं, बस इतनी बात रखना। मैंने तुम्हें समझाया कि यूटीआर भी होता है उसके अलावा। हाँ भाई बताओ, साइंटिस्ट का नाम बताओ, एडेप्टर हाइपोथेसिस। क्रिक, शाबाश। हाँ बहुत बढ़िया, सही है, पढ़ाया है कुछ, तुम्हें खुशी हो रही है मुझे। हाँ भाई, डीएनए इज फंक्शनल इन, डीएनए में सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए इज सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए इज, हाँ भाई ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए इज सेकेंडरी। अब जरा सबसे पहले आप समझो डीएनए का फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अगर मैं बात करता हूं डीएनए क्या फंक्शन है? स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन कब स्टोर होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। क्या डीएनए कभी टर्शरी बनाता? नहीं बनाता। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सिंगल स्ट्रैंड, आंसर आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देख लो ध्यान से, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन सा बॉन्ड होता है? एच बॉन्ड होता है। आ रहा समझ? एक अच्छा क्वेश्चन बना देते हैं, देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज, ये करके दिखाओ बेटा, बोलना आसान है सबके लिए लेकिन ये करके दिखाओ लाइव क्वेश्चन बना के। सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड इन या ब्रेक इन, किसका? डीएनए का।
डीएनए की बात कर रहे हैं। ए ट्रांसक्रिप्शन, बी पीसीआर, सी ट्रांसलेशन, डी बोथ ए एंड बी। हाँ भाई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कब टूटेगा, मतलब एच बॉन्ड कब टूटेगा? एच बॉन्ड कौन से प्रोसेस में टूटता है? ट्रांसक्रिप्शन में टूटता है, हाँ से टूटता है। डीएनए रेप्लिकेशन में टूटता है, हाँ टूटता है। पीसीआर में टूटता है, हाँ सर पीसीआर में पहले स्टेप में। कब? पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये कहां पे आया? बायोटेक में, हाँ टूटेगा। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं नेचुरल डीनेचुरेशन, देख ध्यान से, नेचुरल डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए नेचुरल डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए अकर इन पीसीआर और डीएनए रेप्लिकेशन। आर्टिफिशियल डीनेचुरेशन अकर इन पीसीआर। डीनेचुरेशन मतलब एच बॉन्ड तोड़ना। यस, हाँ। टैग पॉलीमरेज क्या है? जिस टेम्परेचर पर 90 डिग्री पर हम क्या करेंगे डीनेचुरेशन, वो एंजाइम डीनेचर नहीं होता। ठीक है, टैग पॉलीमरेज हमारी बॉडी में जाएगा तो क्या डीएनए रेप्लिकेशन कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर हाई है, उसके लिए 37 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर है। आज आगे एमआरएनए, हाँ भाई एमआरएनए, ये वाला करो सर, ये आपके बनाए हुए क्वेश्चन है। हाँ हर्ष बेटा लास्ट में कर दूंगा क्लास के ना, परेशान मत हो। हाँ ठीक है, इधर देख बेटा, एमआरएनए कब फंक्शनल होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ऑल। जल्दी बताओ एमआरएनए कब फंक्शनल होगा? प्राइमरी में होगा, सेकेंडरी में होगा, टर्शरी में होगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। एमआरएनए क्या सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है? नहीं। टर्शरी बनाता है? नहीं। एमआरएनए तो हमेशा स्ट्रेट चेन होता है। अगर स्ट्रेट चेन नहीं होगा तो अच्छा, ऐसा कहीं लिखा है कि एमआरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल नहीं होगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी नॉलेज चेक करता हूं, ये करके दिखाओ बेटा। ये तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, किसी और को बोल रहा हूं। आप बताओ जरा, एनसीईआरटी हमें तो आती है। हाँ, एमआरएनए फंक्शनल, बताओ जरा। एमआरएनए फंक्शनल नहीं होता सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, कहां लिखा? आरएनए इंटरफ्रेंस। आरएनए इंटरफ्रेंस में लिखा है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की ट्रांसलेशन नहीं होती। एमआरएनए का मेन काम क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमेशा कौन से स्ट्रक्चर की होती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर की होती है। तो हम यही तो आपको समझा रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं बेटा कि एमआरएनए फंक्शनल है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए की ट्रांसलेशन नहीं होती। ये कहां लिखा है? आरएनए इंटरफ्रेंस में। यस, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म? ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को यह समझ में आना चाहिए कि ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होती है। यह सवाल मुझे दिमाग में रखना। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए की चार्जिंग मतलब उस पर क्या जोड़ना है? सॉरी, टीआरएनए एल शेप बनाते हैं, उस पर अमीनो एसिड जोड़ना, कौन से एंड पर जोड़ते हैं? 3' एंड पर, उसे चार्जिंग कहते हैं, वो साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, स्प्लाइसिंग, कैपिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ टीआरएनए, मॉडिफिकेशन मतलब सीसीए जोड़ना, वो कहां होती है? न्यूक्लियस में होती है। स्प्लाइसिंग कहां होती है? न्यूक्लियस में। कैपिंग कहां होती है? न्यूक्लियस में। तो ये सब क्या है? ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो यूकैरियोट्स में अगर हो रही है तो कहां हो रही है? न्यूक्लियस में हो रही है। मैं आप में से जानना चाहता हूं कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहां हो रही है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहां हो रही है? सोचो, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहां हो रही है? आंसर आएगा क्या? फर्स्ट मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। सर सबसे पहले तो ये बताओ ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन प्रोटीन बनना। तो जब प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बनेगी तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी कहां होगी? साइटोप्लाज्म में होगी। ये समझ में आ रहा है? तुम्हारे यहां कहीं लिखा है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन? हाँ सर, वहां लिखा है इंसुलिन वाले में, जहां पर क्या करते हैं? सी पेप्टाइड क्लीव कर देते हैं, ए और बी को डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ देते हैं। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहां होती है? न्यूक्लियस में।
हाँ, जो गोल्जी लिख रहे हैं बेटा वो वही है जो मैं बोल रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, बताओ भाई। ठीक है, वाराणसी में मिला था बेटा। जल्दी जल्दी फास्ट आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ऑल। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जल्दी बताओ। रेप्लिकेशन होता है। अच्छा, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। हाँ सर, कैसा डीएनए है? एक डीएनए है। यहां पर कुछ बच्चे गलती करते हैं, इसे सिंगल स्ट्रैंड मान लेते हैं, नहीं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और उसका नंबर वन, वन मतलब एक ही डीएनए, सिंगल डीएनए है, ऐसा लिखा हुआ है। डीएनए हो तो रेप्लिकेशन होगी, क्योंकि एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनता है फिजन के थ्रू। कहां लिखा है? सेल वाले चैप्टर में, फिजन से। तो रेप्लिकेशन होगी, यहां सर होगी। प्रोटीन बनेगी, हाँ सर। तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये सारी होगी, इसलिए ऑल आए 51 का ए, फोर्थ। समझ में आया? कहां लिखा है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो सकती है माइटोकॉन्ड्रिया में? क्योंकि उसमें डीएनए होता है। वन लिखा है, वन, वन का मतलब सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता। ऑर्गेनल में लिखा है वन डीएनए, वन मतलब एक ही डीएनए होता है। अगर क्रोमोसोम भी बनाना पड़ेगा, एक ही बनेगा उसका। ठीक है, सिंगल मतलब सिंगल स्ट्रैंड नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है, पर सर्कुलर होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूव इनसाइड न्यूक्लियस बिफोर एस फेज थ्रू, कितना क्वेश्चन है, इधर देख बेटा, ये न्यूक्लियस है। हाँ सर, ये एनपीसी क्या है? इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर को कहते हैं। न्यूक्लियर पोर से चीजें क्या होती है? एक तो अंदर जाती हैं और चीजें बाहर आती हैं। अब एस फेज कराना है, एस फेज में क्या कराएंगे सर? डीएनए रेप्लिकेशन कराएंगे। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए साइटोप्लाज्म से क्या अंदर जाना चाहिए? एंजाइम अंदर जाएगा। हाँ, कोई ना कोई एंजाइम अंदर जाना चाहिए, कोई ना कोई एंजाइम। मान लो डीएनए पॉलीमरेज बनता यहां है, अंदर चला जाएगा। उसके अलावा ये भी जाएगा, ये जो डीएनटीपी है ना, डीएटीपी, डीजीटीपी, ये सब भी अंदर जाएंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या जाएगा? एक तो ये चला जाएगा, दूसरा ये जाएगा। आरआरएनए बाहर जाता है बेटा, आरआरएनए बन के बाहर जाता है, वहां ट्रांसलेशन करता है, इसलिए आंसर फोर्थ आएगा। मेरी बात सुन लो ध्यान से। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी चीजें चाहिए वो न्यूक्लियस के अंदर चाहिए। मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, नेम वन प्रोटीन विच मूव इनसाइड न्यूक्लियस, सर ये कैसा सवाल है? हिस्टोन। हिस्टोन बनेगी कहां? साइटोप्लाज्म में प्रोटीन है, जाएगी कहां? न्यूक्लियस के अंदर जाएगी। बताओ। हाँ, और प्रोटीन बताओ। डीएनए पॉलीमरेज। और प्रोटीन बताओ। आरएनए पॉलीमरेज। तो जो भी प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होंगे, उसके लिए जो भी प्रोटीन है वो बनती साइटोप्लाज्म में, पर बन के अंदर आएंगी कि नहीं? ठीक है। ड्यूरिंग एस फेज विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अकर, एस फेज में क्या नहीं होगा? देखो, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी। ये दोनों को लेकर कुछ एनसीईआरटी लिखती नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूं। हिस्टोन्स की सिंथेसिस होती है। सेंट्रियोल डबल कब होते हैं? सेंट्रियोल किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के, प्रोटीन के बने, वो डबल होते हैं एस फेज में, याद है किसी को? तो ट्रांसलेशन हो रही है, ट्रांस की सारा ही हो जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। डीएनए रेप्लिकेशन तो होती है, बाकी के प्रोसेस भी कुछ प्रोटीन्स के लिए होते हैं। किसी को याद है साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल डबल होता है? सेंट्रियोल किसका बना है? माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? प्रोटीन है। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन नहीं किए थे। अच्छा, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो बेटा। आरआरएनए प्लस प्रोटीन जुड़कर सब यूनिट, सब यूनिट समझ में आता है? 40s और 60s ये कहां बनेंगे? ये न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन 40s और 60s कब जुड़ेंगे? ये साइटोप्लाज्म में जुड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। तो असेंबली ऑफ राइबोसोम अकर इन, सोचो, तो अगर राइबोसोम की असेंबली करनी है तो साइटोप्लाज्म। अगर राइबोसोम की सब यूनिट बना, अगर आपसे सवाल पूछे कि राइबोसोम की सब यूनिट बनेगी कहां पर, आप कहोगे न्यूक्लियस के अंदर। वो जुड़ेगी कहां पर? साइटोप्लाज्म। तो 40s और 60s जुड़ते कहां हैं? जल्दी बता, कहां जुड़ते हैं? साइटोप्लाज्म में।
कौन सा मिनरल जोड़ता हूं? मिनरल का नाम चाहिए मुझे। मुझे वो मिनरल बताओ जो राइबोसोम के सब यूनिट को जुड़ने में मदद करता है। आपको पता है ये, बताओ जल्दी चैट में, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ चैट में मुझे ये बताओ कि कौन सा मिनरल हेल्प करता है राइबोसोम के सब यूनिट को जुड़ने में। हाँ मैग्नीशियम, बहुत शानदार, मैग्नीशियम हेल्प करता है। और राइबोसोम की सब यूनिट बिना प्रोटीन बनाने के नहीं जुड़ती। अच्छा मुझे ये बताओ ईआर के ऊपर कौन सी सब यूनिट जुड़ती है, छोटी या बड़ी? जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस पे जब राइबोसोम जुड़ते हैं, छोटी सब यूनिट जुड़ती है, बड़ी सब यूनिट जुड़ती है? सर बड़ी सब यूनिट जुड़ती है, याद रहेगा। अच्छा वो सब यूनिट से प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन निकल के कहां जाती है? ईआर के अंदर। अगला सवाल कि कौन सी सब यूनिट से प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बाहर निकलती है? बड़ी सब यूनिट से, तभी तो वो ईआर के अंदर आएगी। अगर अच्छा कौन सी जगह पर पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड करके प्रोटीन बनाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है चलिए, तो इतने क्वेश्चन बहुत हैं आपके लिए आज के लिए। असेंबली ऑफ सब यूनिट की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस हो जाएगा, और अगर हम बात कर रहे हैं राइबोसोम की कहां जुड़ता है तो साइटोप्लाज्म हो जाएगा। मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आ गई। एमआरएनए शुड बी अनस्टेबल सो दैट, अच्छा एमआरएनए क्यों अनस्टेबल होता है, मतलब क्या कह रहा है? सेल के अंदर जो एमआरएनए होता है वो कुछ टाइम के बाद खुद से डिग्रेड हो जाता है, परमानेंट चीज थोड़ी है, ताकि हमें कंट्रोल मिले ट्रांसक्रिप्शन का। क्या मतलब है भाई? मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लो एक डीएनए ने एमआरएनए बना दिया, प्रोटीन बन गई, ठीक है। अगर वो एमआरएनए परमानेंट रहे तो वो अपनी चलाता रहेगा। अगर मुझे ट्रांसक्रिप्शन पे कंट्रोल चाहिए तो एमआरएनए बनने के बाद जब वो प्रोटीन बना देता है ना, वो टूट के खत्म हो जाता है। इससे फायदा क्या होता है? मुझे कंट्रोल मिलेगा, क्योंकि फिर मैं डीएनए पर देखूंगा ना, जरूरत के हिसाब से एमआरएनए बनाऊंगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? भाई डीएनए क्यों नहीं टूटता परमानेंटली कभी? क्योंकि डीएनए स्टेबल चीज है, उसमें इंफॉर्मेशन रखनी है, स्टोर करनी है। आरएनए क्यों टूट जाता है? क्योंकि उसने एक बार इंफॉर्मेशन दे दी, तू मर जा, कोई बात नहीं। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई? हाँ, तो इसकी पीडीएफ में, इसके लेक्चर नोट्स भी आपको दे दूंगा। इसके शायद नोट्स आपको नहीं मिले, मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगा। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। बेटा वो जो प्रोटीन है राइबोफोरिन होती है पलक, पर बच्चे आपको राइबोफोरिन करनी नहीं है प्रोटीन, ठीक है। राइबोफोरिन प्रोटीन करनी नहीं है। हाँ मेरी बात सुनो ध्यान से। हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना बहुत संभाल के पढ़ना होता है। मैं उतना ही बताऊंगा जो आपके नीट में आता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जरूरत है। ठीक है चलिए मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन आपका फिजिक्स का है। बेटा फिजिक्स से सेशन अटेंड किया करो, उससे आपको फायदा होगा, क्योंकि आप क्वेश्चंस देख पाओगे और आपके पास प्लानर रहेगा कि कौन सा क्वेश्चंस देखना है। ठीक है बेटा, ठीक है चलिए, ठीक है चलो एंड करते हैं बेटा सेशन।